कभी कभी किसी कहानी का अंजाम इतना तय होता है कि लगता है उसकी शुरुआत ही अंत से हुई थी। यह भी वैसी ही एक कहानी है जहां प्यार, भरोसा और बदला एक ही घर की 4 दीवारों के भीतर टकराए और आखिर में सब कुछ राख बन गया। 6 अक्टूबर 2025 की रात गांधी विहार एरिया के तमारपुर में एक 4 मंजिला इमारत के 4th फ्लोर पर अचानक तेज धमाके की आवाज गूंजी। कुछ ही सेकंड में खिड़कियों से आग की लपटें बाहर आने लगीं। नीचे खड़े लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी ने चिल्लाकर कहा कि एसी फट गया है, किसी ने सिलेंडर ब्लास्ट का शक जताया। धुआं इतना घना था कि ऊपर देखना भी मुश्किल हो रहा था। फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया गया, लेकिन आग की रफ्तार उनसे कहीं ज्यादा तेज थी। दरवाजा अंदर से बंद था। जब तक दरवाजा तोड़ा गया, कमरे के अंदर का ज्यादातर सामान जल चुका था। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, फर्नीचर पिघल गया था और हवा में जले हुए प्लास्टिक और गैस की तीखी गंध भरी हुई थी। उसी कमरे में एक जली हुई बॉडी मिली। पहचान करना आसान नहीं था, लेकिन दस्तावेजों और आसपास के सुरागों से साफ हुआ कि वह 32 साल का रामकेश मीणा था। राजस्थान से आया हुआ एक युवक जो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वह अकेला रहता था। उसके सपनों के बारे में पड़ोसी बताते थे कि वह दिन रात पढ़ाई करता था, कम बोलता था और भविष्य के बारे में बड़े विश्वास से बात करता था। पहली नजर में सब कुछ एक हादसा लगा। एसी ब्लास्ट या गैस सिलेंडर से लगी आग। बॉडी इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि फॉरेंसिक टीम को शुरुआती जांच में कोई साफ संकेत नहीं मिला कि यह हत्या हो सकती है। दरवाजे अंदर से बंद थे, खिड़कियां भी अंदर से लॉक थीं। ऐसा लगा जैसे वह सच में अकेला था और एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में उसकी जान चली गई। लेकिन हर हादसे में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आंखों को चुभता है, और यहाँ वह सवाल था सिलेंडर का। अगर गैस सिलेंडर वजह था तो वह कमरे में क्यों रखा था? आमतौर पर वह किचन में होता है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। रात के 2:57 पर एक फुटेज में 2 लड़के दिखे। दोनों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। वे बिल्डिंग के अंदर जाते नजर आए। कुछ देर बाद उनमें से एक बाहर निकला। फिर थोड़ी देर के अंतराल के बाद एक लड़का और एक लड़की साथ में बाहर निकलते दिखाई दिए। तीनों ने मास्क पहन रखा था। उनके बाहर निकलने के लगभग 1 घंटे बाद ब्लास्ट हुआ। यह टाइमिंग सामान्य नहीं थी। अगर वे सिर्फ मिलने आए थे तो इतनी रात को और चेहरा छिपाकर क्यों? उनकी कार थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। पुलिस ने रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस किया। कार अमृता चौहान के नाम पर थी। वही अमृता जो रामकेश की लिविंग पार्टनर बताई जा रही थी। जानकारी मिली कि तीनों अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार मुरादाबाद यूपी के रहने वाले हैं। जब पुलिस अमृता के घर पहुंची तो परिवार ने ठंडे स्वर में कहा कि उन्होंने उससे रिश्ता खत्म कर दिया है। उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। यह दूरी भी अपने आप में एक कहानी कह रही थी। सुमित कश्यप जो अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड था, वह भी कई दिनों से घर से गायब था। दोनों के फोन स्विच ऑफ थे, लेकिन जब कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए तो लोकेशन ने एक अलग ही तस्वीर दिखाई। हादसे की रात उनके मोबाइल उसी इलाके में एक्टिव थे। इसका मतलब साफ था कि वे उस रात गांधी विहार एरिया में मौजूद थे। शक अब गहराने लगा था, लेकिन शक और सबूत में फर्क होता है। अभी तक पुलिस के पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं था कि यह हत्या है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी शुरुआत में यही कहा गया कि आग के कारण सबूत नष्ट हो गए हैं और यह एक संभावित हादसा हो सकता है। लेकिन जांच टीम के कुछ अधिकारियों को अंदर ही अंदर यह बात परेशान कर रही थी कि दरवाजे अंदर से बंद होने के बावजूद बाहरी गतिविधि के संकेत क्यों मिल रहे हैं। क्या यह संभव है कि किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक किया हो? दरवाजे की बनावट साधारण नहीं थी। वह लोहे का बना था और उसमें जाली लगी थी ताकि हवा आती रहे, लेकिन बाहर से हाथ डालना लगभग असंभव माना जाता था। कई दिनों तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। फिर 18 अक्टूबर को अमृता चौहान को ट्रेस कर लिया गया। 21 अक्टूबर को सुमित कश्यप भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। संदीप कुमार की भी तलाश शुरू हुई। पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। अमृता शांत थी, लगभग असामान्य रूप से शांत। उसने बताया कि मई 2025 में गुरुग्राम के एक कॉर्पोरेट ऑफिस में उसकी मुलाकात रामकेश से हुई थी। वह वहां रिसेप्शनिस्ट की जॉब के इंटरव्यू के लिए गई थी। वहीं बातचीत शुरू हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। 2-2.5 महीने तक वे मिलते रहे। अगस्त 2025 में अमृता उसके साथ लिविंग में रहने लगी। शुरुआत में सब सामान्य था। वह कहती रही कि हादसे वाले दिन वह सिर्फ मिलने गई थी, जैसे पहले भी जाती थी। उसका कहना था कि वह वहां से निकल आई और बाद में क्या हुआ उसे नहीं पता। उसकी बातों में कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब ठंडापन था। पुलिस ने एक बार फिर क्राइम सीन को बारीकी से जांचने का फैसला किया। जली हुई दीवारों और पिघले लोहे के बीच उन्होंने दरवाजे की जाली को गौर से देखा। एक कोने पर हल्का सा मुड़ा हुआ हिस्सा दिखा,
जैसे कभी वहां छोटा सा छेद किया गया हो और फिर वापस सीधा कर दिया गया हो। वह छेद बहुत छोटा था। एक एक करके पुलिसकर्मियों ने हाथ डालकर देखा, लेकिन किसी का हाथ अंदर की कुंडी तक नहीं पहुंचा। सबको लगा शायद यह महज संयोग है। उसी समय रामकेश की मां वहां मौजूद थीं। दुबली पतली काया, कांपते हाथ। उन्होंने भी कोशिश की। उनका हाथ आसानी से अंदर चला गया और कुंडी तक पहुंच गया। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर अमृता को बुलाया गया। उसने बिना ज्यादा जोर लगाए अपना हाथ जाली के अंदर डाला और कुंडी तक पहुंच गई। उस क्षण शक ने आकार लेना शुरू कर दिया था। अब सवाल यह नहीं था कि क्या यह संभव है, सवाल यह था कि क्या यह जानबूझकर किया गया था। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। अब जांच सिर्फ हादसे की नहीं, बल्कि संभावित साजिश की दिशा में बढ़ने लगी। हवा में अब सिर्फ जले हुए कमरे की गंध नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राज की परतें थीं जो धीरे धीरे खुलने वाली थीं। यह सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं था, यह शायद बहुत सोच समझकर रचा गया अंत था, जिसकी शुरुआत महीनों पहले हो चुकी थी। जांच का रुख बदल चुका था। अब हर सवाल सीधे अमृता चौहान की तरफ मुड़ रहा था। सख्ती बढ़ी तो उसकी चुप्पी भी टूटने लगी। पहले उसने सामान्य बातें दोहराईं, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज में थकान आने लगी, जैसे वह खुद अपने अंदर के बोझ से हार रही हो। उसने बताया कि सितंबर 2025 के आसपास उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा था। उसे लगा कि रामकेश उसके इंटीमेट पलों को चुपके से रिकॉर्ड करता है। जब वह कपड़े बदलती थी, जब वह बाथरूम में होती थी, तब भी। शुरुआत में उसे लगा शायद वह ओवरथिंक कर रही है, लेकिन कुछ छोटे छोटे संकेत उसे बार बार बेचैन कर रहे थे। एक दिन उसने सीधे रामकेश से पूछ लिया। उसने साफ इनकार कर दिया, कहा कि उसे शक करने की बीमारी हो गई है। लेकिन अमृता का मन शांत नहीं हुआ। कई बार पूछने पर आखिरकार रामकेश ने आधा सच स्वीकार किया। उसने माना कि कुछ फोटो और वीडियो उसने सेव किए हैं, लेकिन उसने इसे सामान्य बताया, जैसे यह कोई बड़ी बात न हो। अमृता के लिए यह सिर्फ धोखा नहीं था, यह उसके विश्वास और सम्मान पर चोट थी। उसने उससे कहा कि सब कुछ डिलीट कर दो, अभी के अभी। वह कहती रही कि वह पुलिस में शिकायत नहीं करेगी, बस यह सब खत्म कर दे। लेकिन हर दिन कोई नया बहाना सामने आ जाता। कभी वह कहता कि अभी समय नहीं है, कभी कहता कि फाइल ढूंढ नहीं पा रहा, कभी कहता कि बाद में कर देंगे। झगड़े बढ़ते गए, घर का माहौल बदल गया। जो कमरा कभी साथ रहने का था, वही अब आरोप और तानों से भर गया। अमृता को लगने लगा कि वह फंस चुकी है। उसे डर था कि वे वीडियो कभी भी बाहर आ सकते हैं। उसका करियर, उसका परिवार, सब कुछ दांव पर था। उसने यह बात सुमित कश्यप को बताई। सुमित, जो पहले उसका बॉयफ्रेंड रह चुका था, अब भी उससे संपर्क में था। सुमित एलपीजी एजेंसी में काम करता था और गैस सिस्टम की तकनीकी जानकारी रखता था। जब उसने पूरी बात सुनी तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसे लगा कि यह सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि एक्सप्लॉयटेशन है। यहीं से एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया। अमृता खुद बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। उसे पता था कि क्राइम सीन कैसे पढ़ा जाता है और कैसे मिटाया भी जा सकता है। वह क्राइम वेब सीरीज देखती थी, केस स्टडी पढ़ती थी और जानती थी कि आग बहुत कुछ छुपा सकती है। दोनों ने बात की, बार बार की, और हर बार गुस्सा तर्क पर भारी पड़ता गया। धीरे धीरे यह विचार बना कि रामकेश को समझाने का आखिरी प्रयास किया जाएगा। अगर वह फिर भी नहीं माना तो बात वहीं खत्म कर दी जाएगी, हमेशा के लिए। 6 अक्टूबर 2025 की रात सुमित कश्यप और संदीप कुमार उसके साथ थे। संदीप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस रात वह एक दोस्त के रूप में साथ आया था। तीनों ने चेहरे ढक रखे थे। वे जानते थे कि कैमरे लगे हैं। वे सीधे 4th फ्लोर पर पहुंचे। दरवाजा खुला, बातचीत शुरू हुई। पहले समझाने की कोशिश हुई, पासवर्ड मांगने की बात हुई। कहा गया कि डाटा डिलीट कर दो, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन रामकेश नहीं माना। बहस तेज हुई, आवाजें ऊंची हुईं, हालात हाथ से निकलने लगे। उसे कुर्सी से बांधा गया। यह सब अचानक नहीं था, लेकिन बहुत तेज था। उससे फिर पूछा गया कि फाइलें कहाँ हैं। उसने चुप्पी साध ली। कुछ थप्पड़, कुछ धक्के, कुछ गुस्से से भरे शब्द। कमरे का माहौल गंभीर हो गया। सुमित का धैर्य टूट गया। उसने पास पड़े चार्जर के केबल को उठाया। एक पल का गुस्सा, और केबल उसके गले के चारों तरफ कस गया। कुछ सेकंड, फिर कुछ और सेकंड, और फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरे में सिर्फ भारी सांसों की आवाज बची थी। इसके बाद जो हुआ वह घबराहट में लिया गया फैसला नहीं था, वह पहले से सोचा गया हिस्सा था। बॉडी को बेड पर रखा गया। किचन से घी, तेल और शराब लाई गई। शरीर और आसपास की जगह पर छिड़का गया ताकि आग तेजी से फैले। उसकी किताबें, जिनसे वह भविष्य बनाना चाहता था, उन्हें लकड़ियों की तरह उसके आसपास जमा कर दिया गया।
थोड़ी दूरी पर न्यूज़पेपर में आग लगाई गई। गैस सिलेंडर का नॉब हल्का सा खोल दिया गया। पाइप को उसके मुंह के पास इस तरह रखा गया कि गैस धीरे धीरे कमरे में फैले। उधर अमृता ने मेन डोर की जाली के एक हिस्से को काटा, इतना छोटा छेद कि बाहर से नजर न आए लेकिन हाथ अंदर जा सके। उसने बाहर निकलकर उसी छेद से हाथ डालकर अंदर की कुंडी लगा दी। दरवाजा अब अंदर से बंद दिख रहा था। यह एक ऐसा बयान था जिस पर उसने खास ध्यान दिया था। उसे पता था कि जांच में दरवाजे की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। सब कुछ सेट हो चुका था। तीनों वहां से निकल गए। नीचे उतरते वक्त उनके कदमों की आहट सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन चेहरे छिपे रहे। अंदर आग धीरे धीरे फैल रही थी। न्यूज़पेपर से किताबों तक, किताबों से बेड तक। गर्मी बढ़ती गई। कुछ समय बाद गैस ने आग पकड़ी, पाइप पिघलने लगा और आग सिलेंडर तक पहुंची। और फिर वह धमाका हुआ जिसने पूरी बिल्डिंग को हिला दिया। उन्हें लगा था कि सब खत्म हो गया है, आग सब कुछ मिटा देगी, लेकिन सच हमेशा राख के नीचे पूरी तरह नहीं दबता। पुलिस ने मलबे से हार्ड डिस्क और लैपटॉप के जले हुए हिस्से बरामद किए। टेक्निकल टीम ने डाटा रिकवर किया। जो सामने आया उसने कहानी को और गहरा बना दिया। उसमें 15 से ज्यादा लड़कियों की ऑब्जेक्शनल फोटो और वीडियो थे। ज्यादातर चोरी छिपे लिए गए, बिना साफ चेहरे के, जैसे किसी ने जानबूझकर पहचान छुपाई हो। यह सिर्फ अमृता का शक नहीं था, यह एक पैटर्न था। अब मामला साफ था। यह सिर्फ गुस्से में की गई हत्या नहीं थी, यह योजना थी, साजिश थी और सबूत मिटाने की कोशिश थी। अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार को मर्डर, कॉन्स्पिरेसी और एविडेंस मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तीनों की जिंदगियां अब कोर्ट और जेल के बीच सिमट चुकी हैं। रामकेश मीणा, जो राजस्थान से दिल्ली अपने सपनों के साथ आया था, अब सिर्फ एक केस फाइल बन चुका है। अमृता, जो फॉरेंसिक पढ़ रही थी, उसने वही ज्ञान इस्तेमाल किया जिसे कानून की मदद के लिए होना चाहिए था। कभी कभी प्यार में हम सामने वाले को पूरी तरह समझे बिना भरोसा कर लेते हैं, और कभी कभी बदला लेने की आग इतनी तेज हो जाती है कि वह सही और गलत की रेखा मिटा देती। कहानी में हर किरदार ने कुछ न कुछ खोया है। किसी ने जान, किसी ने आजादी और किसी ने इंसान होने की सीमा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्राइम की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।